और नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नीति आयोग की बैठक में हुए शामिल सीएम धामी। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर दी बधाई। कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास कार्यों को निरंतर मिल रही गति। नवनिर्मित नगर पंचायत पाटी और गड़ीनेगी के पहले चुनाव की मतगणना जारी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही वोटों की गिनती। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे में अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। 3 वर्षीय बच्ची दिल्ली से सकुशल बरामद। चमोली पुलिस ने वाहन चोरी के 2 मामलों का किया खुलासा। नेपाल लिंक वाले गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। 1 किशोर को लिया संरक्षण में। देहरादून में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। घने बादलों के कारण दिन में ही छाया अंधेरा। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी शामिल हुए। वहीं इससे पहले एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक के बाद धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सकुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और उत्तराखंड के विकास को भी केंद्र सरकार के सहयोग से निरंतर गति मिल रही है। ऐतिहासिक दिन है आज। उनके 12 सालों का कालखंड भी पूरा हुआ और साथ में वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक काम करने वाले और अनवरत रूप से परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले, एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। तो हम सभी लोगों ने आज शुभकामनाएं दी है और आगे के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखे हैं और उन संकल्पों को आगे चलते हुए देश प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए देश के लिए दिन रात काम करना है। 140 करोड़ भारतवासियों की जो आशा आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे प्राणों प्राण से काम करना है। प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उनका वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड पर बधाई दी है। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अनुच्छेद 370 की समाप्ति, भव्य राम मंदिर निर्माण जैसे राष्ट्र निर्माण के सैकड़ों ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए हैं, जिससे पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि पीएम मोदी ने सनातन संस्कृति, योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और उनका कार्यकाल संपूर्ण देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। भारत के इतिहास में सर्वाधिक कालखंड तक देश का नेतृत्व करने वाले और वो भी यशस्विता के साथ, जिनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर के राम मंदिर के निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के सैकड़ों कार्य जिनके नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं और 2047 तक एक विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले, पूरी दुनिया में भारत और भारतीयता को गौरव दिलाने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके ऊपर 150 करोड़ भारतीयों को गौरव है,
ऐसे प्रधानमंत्री उनके प्रति हम हृदय से कृतज्ञता प्रकट करते हैं और ये देश उनको सदियों तक याद रखेगा। प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी जी, यद्यपि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक परंपरा और सनातन के गौरव को स्थापित करने में वो प्रथम रहे हैं। वो प्रथम हैं जिन्होंने भव्य देवस्थलों का जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने भव्य राम मंदिर के कार्य के द्वारा भगवान जो सदियों से टेंटों में थे उनको भव्य सिंहासन पर बैठाने का कार्य किया। तो आज एक और प्रसन्नता की बात है कि वह सर्वाधिक समय भारत मां की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में करने वाले प्रथम व्यक्तित्व बन गए हैं। वो सब हमको प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, संपूर्ण देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने विशेष पूजा अर्चना की। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वे मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भगवान गोलू देवता का आशीर्वाद लिया। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड के विकास को भी नई ऊंचाई मिल रही है। चमोली जिले के जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह मंदिर और विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस दौरान महाअभिषेक, हवन और पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष आरती और हवन भी संपन्न हुआ। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की समृद्धि और विश्व कल्याण के लिए विशेष हवन पूजन किया। उत्तराखंड के चंपावत जिले की नवनिर्मित नगर पंचायत पाटी में हुए पहले चुनाव की मतगणना आज भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देश पर मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह ने बताया कि सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। काशीपुर में गड़ीनेगी नगर पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। काउंटिंग को सुचारू व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा 7 मतगणना टेबलें लगाई गई हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। भारी मात्रा में मतगणना स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में उत्तराखंड के धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के विकास को नई गति मिली। आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्राचीन मंदिरों का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में वेज बिरयानी बनाम वेज पुलाव विवाद अब बड़ा सामाजिक अभियान बनता चला जा रहा है और वहीं अखंड परशुराम अखाड़े द्वारा शुरू की गई इस मुहिम में अब संत समाज, ब्राह्मण समाज के साथ मुस्लिम समुदाय भी खुलकर समर्थन में उतर आया है। हरिद्वार और कनखल क्षेत्र में दुकानों, ठेलियों और रेहड़ियों पर लगे वेज बिरयानी के पोस्टर हटाकर उनकी जगह वेज पुलाव के स्टिकर लगाए गए हैं। अभियान का नेतृत्व श्री हिंदू तख्त के प्रदेश अध्यक्ष यशदेव कौशिक ने किया। वहीं यशदेव कौशिक का कहना है कि यह किसी व्यापारी के विरोध का अभियान नहीं, बल्कि हरिद्वार की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को बचाने का प्रयास है।
आज हिंदू तख्त की ओर से ये मुहिम छिड़ी है कि जितने भी मायापुरी क्षेत्र में पुलाव ठेले वाले जितने लगे हैं, ये जो वेज बिरयानी लिखा है जिन्होंने, वो बिरयानी हटाकर, क्योंकि बिरयानी एक उर्दू शब्द है, इससे हमें आभास होता है कि ये एक जिहादी है, मांसाहारी शब्द है। हम बिरयानी हटा के पुलाव लगाएंगे, वेज पुलाव की मुहिम छेड़ी है। जी देखिए, ये दोनों शब्द जो है फारसी जबान के हैं, बिरयानी भी और पुलाव भी, लेकिन इसमें थोड़ा जो है अंतर है। अंतर उसमें यह है कि जो सूफी संत हुए उन्होंने मशहूर जो है मतलब चलन में पुलाव रखा। हमारे यहाँ जब कभी शादी ब्याह होते थे तो पुलाव जर्दा कहा जाता था, ना कि बिरयानी। और इन दोनों शब्दों में जो पुलाव और बिरयानी है ये फारसी जबान के हैं, लेकिन बिरयानी जो है वो बिरिया से बना है, इसका मतलब है तलना किसी चीज को। और जो पुलाव है, पुलाव जो है वो संस्कृत से लिया है फारसी जबान ने। तो संस्कृत में जो पुलाव शब्द है कि उबले हुए चावल इकट्ठा कर देना। कहते हैं हरिद्वार में, कहते हैं जैसा हम बोलेंगे ना वैसा ही सामने प्रकट होता है। जिस प्रकार हमारे अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी ने एक मुहिम छेड़ी कि बिरयानी शब्द हटा के पुलाव रखा जाए, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि ये मायापुरी क्षेत्र जो है ना कल्प वृक्ष है। कहीं ना कहीं ये नाम रखने से लोगों ने कल्पना किया हो तो नॉनवेज यहाँ आना शुरू हुआ। तो हम नाम का परिवर्तन करेंगे तो अपने आप ही लोगों में बदलाव आएगा और लोग इन सब चीजों का प्रयोग करना बंद कर देंगे। और वहीं उत्तराखंड में तेजी से उभरते फार्मा सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य से हरिद्वार में एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के नवीनतम गुणवत्ता मानकों और नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, रुद्रपुर की फार्मा इकाइयों के दवा निर्माण से जुड़े विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य दवा उद्योग को नए मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित अपडेट की जानकारी देना रहा। तो आईपी इंडियन फार्माकोपिया उस स्टैंडर्ड से दवाएं बनती हैं, उनसे जांच उनकी होती है। तो आज इनको किस तरह से दवा, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो इन हाउस पहले टेस्ट होता था वो अब आईपी में आ चुके हैं। तो आईपी के स्टैंडर्ड से ही दवाएं वो बनाएंगे। उसके लिए ये आज सेशन चल रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। पूरे देवभूमि फार्मा एसोसिएशन के लोगों को बुलाया हुआ है। संदीप जैन इसके हुए हैं, चेयरपर्सन है। उनके द्वारा एक समय समय पर ये चीज़ें बताई जाती हैं इंडस्ट्री को किस तरह से हम अपग्रेड करें, क्योंकि आज हमारा देश जो है इन नई नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है। हम नई चीज़ें नई खोज कर रहे हैं। एक पुराने ट्रेड को हटा करके कुछ नई दवाओं का डेवलपमेंट हो रहा है। तो उससे आईपी कमीशन या हमारे खुद के फार्मा से जुड़े लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो, किस तरह से हम कार्य करें, इसके लिए सेशन चल रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाजपुर कोतवाली के थाना प्रभारी को लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युगल की जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यह युगल को किसी प्रकार का वास्तविक खतरा है तो पुलिस कानून के अनुसार आवश्यक सुरक्षा प्रदान करे। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बाजपुर निवासी याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता पिछले 1 माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। युवती की आयु 19 वर्ष, युवक की आयु 18 वर्ष 5 माह है। दोनों वैधानिक विवाह योग्य आयु प्राप्त करने पर विवाह करना चाहते हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत अपने लिव इन संबंध का पंजीकरण करवाने का इरादा रखते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नीट यूजी परीक्षा में फिर से शामिल होने वाले उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी। ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को मिलेगी। अभ्यर्थी नीट 2026 का प्रवेश पत्र दिखाकर रोडवेज बसों में यात्रा कर सकेंगे। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और परीक्षा के बाद घर लौटने में छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान की समीक्षा की। उन्होंने देहरादून
नैनीताल उद्यम सिंह नगर में गन्ना फार्म वितरण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। बेहतर कार्य के लिए चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की सराहना की। साथ ही बैठक में बताया गया कि अभियान के तीसरे दिन तक प्रदेश में 19 लाख से अधिक मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 24% है। चमोली पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का खुलासा करते हुए नेपाल लिंक वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक किशोर को संरक्षण में लिया। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। थराली क्षेत्र से चोरी हुई 2 स्पोर्ट्स बाइक की जांच के लिए सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर नेपाल निवासी देव भंडारा और प्रेम बहादुर को पकड़ा। वहीं बद्रीनाथ धाम के माणा क्षेत्र से चोरी हुई बाइक को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। और वहीं टिहरी के लमगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव में एक दलित युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर SC/ST एक्ट सहित उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना CO को सौंपी गई है। आईजी ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी अन्य लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SSP श्वेता ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी यशवीर और विद्या दत्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। देखिए, ये थाना क्षेत्र लमगांव में एक देवल गांव पड़ता है। वहां पर ऐसी सूचना मिली कि किसी एक युवक की जो है वो हत्या कर दी गई है। तो वहां पर हमारी पुलिस टीम का विजिट हुआ और परिजन की तहरीर पर हमने उचित धाराओं में और SC/ST एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो संबंधित जो 2 एक्यूज जो प्रकाश में आए हैं उनकी तत्काल उन पर गिरफ्तारी कर ली गई है और इसकी विवेचना जो है वो वहाँ के CO रैंक के ऑफिसर जो हैं वो CO चंबा वो इसकी विवेचना कर रहे हैं। और देखिए, लमगांव थाना क्षेत्र में ये जो हत्या की घटना हुई थी, इसमें मृतक के जो पिता हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई थी और पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकरण किया गया और उसके बाद जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को दी गई और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल फोरेंसिक टीम को जो है लगाया गया। जो मौके से साक्ष्य मिले, लोगों के बयान लिए गए, उसके बाद जो मुख्य 2 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई। जो अभियुक्त यशवीर और विद्यादत्त थे उनको कल कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे के भीतर अंतर्राज्यीय बच्चा चोरी और मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कनखल के बैरागी कैंप से 3 वर्षीय मासूम बच्ची को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद किया। जांच के दौरान पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी किए गए करीब 1.5 वर्षीय बच्चे को भी उत्तर प्रदेश के बदायूं से सुरक्षित रिकवर किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह निसंतान दंपतियों को 2 से 5 लाख रुपए में बच्चों का सौदा करता। SSP नवनीत सिंह की निगरानी में चली इस कार्रवाई में सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरोह तक पहुंच बनाई गई। मामले में मानव तस्करी की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं और गिरोह के नेटवर्क की जांच जारी है। कनखल पुलिस को सूचना मिली थी कि ठोकर नंबर 10 के पास में एक वहाँ परिवार रहता है, उनकी 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि ये सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम CCTV कैमरे देखे गए तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। तो फिर इस संबंध में एक मुकदमा BNS 137 में कनखल थाने में लिखा गया। तो इसी दौरान जो अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क किया गया तो ये पता चला कि 4 मई को दिल्ली में भी एक बच्चा चोरी हुआ है और उनके द्वारा जो फुटेज हमसे जो शेयर की गई तो ये देखा गया कि हमारी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उनकी फुटेज में वही लोग हैं। तो एक ये तय हो गया कि कोई इसमें गिरोह है। टोटल 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई और जिसमें 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं
और इसमें जो दिल्ली से ये 1 साल का बालक है कार्तिक, ये रिकवर हुआ और हमारी 3 वर्षीय बालिका राधिका रिकवर हुई। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कॉर्वे टाइगर रिजर्व में अब बाघों के साथ साथ तेंदुओं की आबादी का भी वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाएगा। इसके लिए वन्य जीव विशेषज्ञ वन विभाग की टीम कैमरा ट्रैप से मिलने वाले डेटा तस्वीरों का इस्तेमाल करेगी और इस नई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से रिजर्व क्षेत्र में तेंदुओं की सटीक संख्या, उनके रहने के तौर तरीके, बाघों के साथ उनके सहअस्तित्व की स्थिति को समझने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे दोनों वन्य जीवों के संरक्षण को नई रफ्तार दी जा सके। बढ़ती गर्मी से राहत पाने और छुट्टियों का आनंद लेने के लिए इन दिनों पर्यटक दून के प्रसिद्ध लच्छीवाला नेचर पार्क में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां बीते रविवार को लच्छीवाला नेचर पार्क में लगभग 7000 से अधिक पर्यटक यहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने पहुंचे। तो वहीं दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वीकेंड पर लच्छीवाला नेचर पार्क पर्यटकों की पहली पसंद बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मतलब इतना एडवेंचरिक नहीं है पर अच्छा लग रहा है ये। हाँ, मेरे को मजा आ रहा है यहाँ। स्विमिंग पूल में नहाए भी आप? हाँ। कैसा लगा स्विमिंग? वो भी बहुत अच्छा था, उसमें तो मेरे को सबसे बेस्ट लगा वो। ऑल ओवर पूरा नेचर पार्क की अगर हम बात करें किस तरह से लगा? वो मेरा सबसे बेस्ट जगह थी जो मैंने पूरे सारे जगह में घूमे है, उससे बेस्ट। हम लोगों ने 3 तारीख को हरिद्वार आए। हरिद्वार में थर की पौड़ी बाकी जो भी है वो सब देखा। फिर अगले दिन हम लोग तो ऋषिकेश गए, तो राम झूला, तो लक्ष्मण झूला, भारत माता मंदिर, फिर नाइट स्टे। फिर अगले दिन हम लोग निकले बद्रीनाथ के लिए, क्योंकि हमारा 7 तारीख का तो दर्शन का तो रजिस्ट्रेशन था। दर्शन बहुत बढ़िया से हुआ। बहुत बढ़िया पार्क है और खास करके बुधवार के दिन मीन्स इतना सारा पब्लिक आते हैं ये घूमने के लिए, तो देख के अच्छा लगता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। आसमान में घनघोर बादल छाने के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और इस अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं के चलने से राजधानी के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से जूझ रहे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली। काशीपुर और जसपुर समेत आसपास के इलाकों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादलों के बाद हुई रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया और इस प्री मानसून बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी और किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 11 और 11 जून को तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। पिछले 3-4 दिन में टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई थोड़ा और लगभग मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि 40 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर चले गए हैं, जैसे कि रुड़की में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में हम जो कुछ स्थानों पे 40 के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। देहरादून में 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में भी कुछ जगहों पे टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी गई है। अभी जो आने वाला पीरियड है, जैसे कि अभी आज 10 तारीख हो गया है, तो अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। अगले 3-4 दिन देखने को मिलेगा। तो हम अभी आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुछ स्थानों पे है जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र खासतौर से जो हमारा वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा है, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून जनपद है, उधर ईस्ट में नैनीताल और उससे लगे हुए क्षेत्र है, और बाकी जगहों पे कहीं कहीं पे हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।